Hello students, here we are discussing question 36 of KVPY SX question paper which was held in 2016. So let's observe कि ये question क्या बोल रहा है. If one takes into account the finite mass of proton, the correction to the binding energy of hydrogen atom is approximately, and इस case में हमें mass of proton and mass of electron given है. नाउ बेसिकली जब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, तब किस तरह की कंडीशन बोर्स मॉडल के अंदर हम अज्यूम करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करेगा एंड वो स्टेशनरी होगा, राइट. एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी, एट द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस स्टेशनरी होगा एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा विद सम कांस्टेंट स्पीड सच दैट कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी. यहाँ पर अगेन पॉइंट ये है कि बोर्स मॉडल के जनरल अजम्पशन के अंदर हम न्यूक्लियस को स्टेबल मानते हैं बिकॉज उसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट. नाउ अगर हम फिर भी मास ऑफ प्रोटॉन कंसीडर करते हैं, अगर अज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कंसीडर किया जाए, तब उस केस में क्या चेंजेस आएंगे इस मॉडल के अंदर वो समझना ज़रूरी है. तो उस केस में आप ये समझ सकते हैं कि उस केस में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, राइट. सपोज कीजिए ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है. प्लीज रिमेंबर सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन या न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होगा. इस केस में मैंने जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस इसे थोड़ा सा दूर बनाया है, राइट. इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर रेडियस या डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास r1 है एंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये डिस्टेंस r2 है, राइट. इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है एंड इसकी वेलोसिटी लेट अस से v2 है, वेयरएज प्रोटॉन का मास कैपिटल M अज्यूम कर लेते हैं एंड इसकी वेलोसिटी v1 है अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो दोनों यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं जो ओरिजिनल बोर्स मॉडल है उसके बारे में, तो उस केस में एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एनर्जी ऑफ द एटम, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल रहेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म्स, सम कांस्टेंट टर्म्स जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, सी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा. कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं अलोंग विद एन, दैट इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, राइट. एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. सो अगर हम उन सभी क्वांटिटीज को एक कांस्टेंट के अज्यूम कर लें, क्यों? क्योंकि एक अगर हम इस मॉडल के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन भी इंक्लूड कर लेते तो उस केस में बाकी सारी क्वांटिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा. जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ टोटल मास ऑफ द सिस्टम पर आएगा, राइट, इस एक्सप्रेशन के अंदर. सो हमने यहाँ पर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम को अज्यूम कर लिया कि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट. एंड प्लीज रिमेंबर यहाँ पर मैं बाइंडिंग एनर्जी को कम के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, राइट. सो यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि मास की क्वांटिटी में चेंज आने से यहाँ पर इस सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा, राइट. नाउ अगला पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये है बोर्स मॉडल के कंसिडरेशन में. बट अगर हम अब यहाँ पर अगर मॉडिफाइड बोर्स मॉडल की बात करें जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है, तब उस केस में सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे, अब जरा उसके बारे में बात करते हैं. सो इस नए मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी हम जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर लिखते थे, अब उस फोर्स को यहाँ पर हमें न्यूक्लियस पर अज्यूम करके उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हमें इस्तेमाल करना होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले वाले मॉडल के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स हम लिखा करते थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, अब हम उसी अट्रैक्टिव फोर्स को ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन बट प्रोटॉन की या फिर न्यूक्लियस की सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे. सो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन होगी वो हम बनाएंगे इस अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, दैट इज के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दिस इज द अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स यूजिंग कूलम्स लॉ. एंड ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी फॉर द न्यूक्लियस जिसका मास कैपिटल एम है. सो हाफ so this will become mv square by r, and this is also equal to the centripetal force on electron as well, that is mv square by r, right. so आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन होगी. सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास आएगी बोर्स मॉडल में. जो बोर्स पोस्टुलेट था कि उस केस में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी
रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, राइट? सो वहाँ पर हमारे पास एक क्वांटाइजेशन होगा एंगुलर मोमेंटम का। लास्ट इक्वेशन जो होगी वो R1 R2 के रिलेशन पर होगी। दिस इज वेरी इजी इक्वेशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। सो अगर हम इन सभी इक्वेशंस को मर्ज करते हैं एक साथ, सो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी ई डैश आएगी वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ आएगी। यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम वही है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट के, राइट? वही कांस्टेंट जो हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे। सो दिस इज ई डैश। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ई एंड ई डैश एक्सप्रेशन में देयर विल बी अ डिफरेंस। नाउ पॉइंट ये है कि इस एक्सप्रेशन से हम क्या परसेंटेज एंड एरर या परसेंटेज चेंज इन दी एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज डिफरेंस इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल या मॉडिफाइड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी टाइम्स 100%, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिए, ई डैश की जगह पर हम यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैप स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिख सकते हैं, टाइम्स के माइनस स्मॉल एम टाइम्स के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स के टाइम्स 100%, राइट? हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं इस पूरी इक्वेशन में m इंटू के कॉमन ले सकता हूँ। सो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस वन होल मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट? वी नो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1830 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास बचेगा 1 बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स 100%, एंड इसकी वैल्यू होती है 1 बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की वैल्यू बन जाएगी 1831, राइट? सो टाइम्स 100% आपके पास ये एक्सप्रेशन आने वाला है। एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं, नाउ इस पॉइंट पर आपको ऑब्वियसली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आएगा 0.0549, राइट, परसेंट के आसपास। सो अप्रोक्सीमेटली ये एक्सप्रेशन ऑप्शन ए के एक्सप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा पास है, एंड दैट इज़ वाई ये हमारा ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन इंक्लूड करने से डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ता है। आप इस एक्सप्रेशन को आगे किसी और कंसेप्ट या क्वेश्चन के लिए आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, राइट? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना था, इसीलिए ऑप्शन ए इज द क्लोजेस्ट आंसर फ्रॉम व्हाट वी हैव गॉट। ओके, सो आफ्टर दिस ऑब्वियसली इस कंसेप्ट से और कई सारी जो कई और फर्दर कंसेप्ट हैं वो निकलते हैं, बट शायद उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप वेदांत विक्लवी के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे गूगल पर ज़रूर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।